भई गए वो जमाने जब लड़की को घरवाले साड़ी पहनाना सिखाकर ससुराल भेजा करते थे। अब तो अरे क्या सारा दिन ये सड़ा सा पैजामा पहनकर घुमा करती है। अरे कभी चुन्नी वाला सूट भी पहना कर। चुन्नी वाला सूट उसमें कौन सा बड़ा काम है। ये लो। राधा अंदर जाती है, पजामे के ऊपर ही कुर्ता और दुपट्टा डाल आती है। हैप्पी सासू माँ, अब तो पैजामे से कोई दिक्कत नहीं है ना। सास राधा को देखती है। हाँ कोई दिक्कत तो नहीं, लेकिन बहू तो बहू की तरह ही अच्छी लगती है ना। अरे बिंदी लिपस्टिक लगाया कर। अगले दिन राधा पजामे के ऊपर ऊंची सी साड़ी पहनकर तैयार होकर आती है। ससु माँ, चाय ले लीजिए। अरे राधा, ये क्या झोकर बनी हुई है। अरे साड़ी के नीचे से पजामा दिख रहा है। अरे तो कोई बात नहीं है ना ससु माँ, आप ही को तो बहू ऐसी चाहिए थी ना, बहू जैसी। अब मैं क्या करती। तभी वहां श्याम आ जाता है। अरे राधा, माँ के कहने का मतलब है कि साड़ी मतलब सिर्फ साड़ी। आप भी ना पागल हो गए हैं क्या। सिर्फ साड़ी तो सत्यम शिवम सुंदरम की जिन्नत अमान ने पहनी थी। अरे लोग देखते तो थे जी भर भर के, लेकिन आंखें बंद करके। कैसी बातें कर रहे हैं आप। अरे मोहल्ले वाले क्या कहेंगे ना। अरे बस बस श्याम, तू चुप हो जा। ये औरतों के बीच में मत बोला कर। वैसे भी तेरी बीवी को पढ़ाई लिखाई की सिवा आता क्या है। कल को सिर्फ साड़ी पहनकर निकल आई ना बाबा ना, हंगामा हो जाएगा। अरे बहू, वो कहना ये चाह रहा था कि नीचे ये तू जो पजामा सजा लेती है ना, वो नहीं पहनना है ना। राधा सास की बात सुनकर परेशान सी हो जाती है। वो समझ नहीं पाती कि उसे क्या करना है। मैं कैसे इन लोगों को समझाऊं कि मैंने बचपन से ही सिर्फ पैजामे ही पहने। मेरी शादी के दिन भी लहंगे के नीचे पजामा ही तो था। अरे किसी को पजामे से क्या दिक्कत हो सकती है। क्या करूं मैं। राधा रोने लगती है, जिसे उसका पति देख लेता है। अरे अरे मेरी प्यारी राधा, रो क्यों रही हो। अच्छा चलो, शाम को तुम्हें घुमाने लेकर चलता हूँ, और इतना ही नहीं, मैं तुम्हें शॉपिंग भी करवाऊंगा। राधा ये सुनकर खुश हो जाती है। ओह, आइसक्रीम के साथ शॉपिंग, वाह। मैं भी लिस्ट बना लेती हूँ कि क्या क्या लेना है मुझे। बस फिर क्या था, राधा बैठ जाती है लिस्ट बनाने। माँ देख, तेरी सारी समस्या का मैंने समाधान कर दिया। अरे ऐसा क्या कर दिया, पजामे वाली को छोड़ दिया क्या तूने। अरे कैसी बात कर रही हो माँ, पजामे वाली नहीं, राधा नाम है उसका। तभी डोरबेल बजती है और पड़ोस की चाची घर आती है। उनके हाथ में एक पजामा होता है। अरे मैंने सोचा कि ये कपड़ा सड़क पर गिरा था, किसी ने सुखाने डाला होगा। अब ना ये पेटीकोट जैसा था, ना ही पतलून जैसा। तभी मैं समझ गई ये राधा बहू का पजामा होगा। तो पहनती है ना ये। अरे चाहे पार्टी वेयर हो या फिर घर का कपड़ा, तुम्हारे बेटे की शादी के एल्बम देख रही थी, बहू ने तो लहंगे के नीचे भी पजामा पहना था। ठीक है चाची, दे दिया ना पजामा। अब पजामा पुराण मत सुनाओ, चली जाओ। चाचा जी के खांसने की आवाज आ रही है, जाकर पानी दे आओ उन्हें। अरे हाँ हाँ, जोरू का गुलाम जा रही हूँ मैं। चाची के जाने के बाद, अरे अड़ोस पड़ोस वालों को बोलकर क्या फायदा होगा बेटा। अब तो घर मशहूर हो जाना ही है पजामे वाली बहू के नाम से। तभी वहां ससुर आ जाते हैं। अरे वो पीछे वाले घर के शर्मा जी ने तो घर के पोस्टल एड्रेस में यही लिखना शुरू कर दिया है, पजामे वाली बहू के घर के पीछे गली नंबर 7। अरे बस बस, आ गए तुम। दुकान आज जल्दी बंद कर दी। अरे क्या करूं, ये टाइट पैंट पहनकर बैठा नहीं जाता दुकान में। ज्यादा देर हुई तो थोड़ी देर पीठ सीधी करने घर चला आया। वैसे आज माँ बेटा साथ में क्या बातें कर रहे हैं। हाँ अरे हाँ, बातों से याद आया। बोल रहा है कि पजामे वाली प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ लाया है। जरा बता दो बेटा, क्या समाधान निकाला है। वो मैं ना माँ आज राधा को शॉपिंग के लिए ले जा रहा हूँ। अरे बेटा क्या बात है, कितनी अच्छी बात है। हाँ माँ, इतना ही नहीं, वो तो पूरी लिस्ट तैयार कर रही है कि वो क्या क्या खरीदेगी।
जब इतना खरीदेगी तो कुछ अलग तो पहनेगी ही ना। उधर राधा बाजार जाने के लिए पजामा टी शर्ट पहनकर तैयार हो जाती है। चलिए जी, मुझे काफी सामान लेना है। पति श्याम उसे बाजार ले जाता है, जहां राधा एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 12 पजामे खरीदती है, वो भी अलग अलग रंगों के। और वो सारे पजामे लेकर घर आ जाती है। अरे आ गई बहू रानी, क्या लेकर आई हो? पिताजी ये देखिए, आपके लिए ये पजामा लेकर आई हूँ, प्योर खादी का है। पैंट लुक में इसे आप दुकान में भी पहनकर जा सकते हैं। और खुद कह लिए ये 12 पजामे, हर रंग हर प्रिंट के। राधा अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन सास सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है। हाय रे फूटी किस्मत, भाग्य में साफ सुथरी सजी धजी बहू दिखना लिखाई नहीं है तो क्या किया जा सकता है। अरे बाजार गई भी तो क्या लेकर आई ये सड़े पैजामे। राधा इस बार फिर सास का रोना सुन लेती है। मैं क्या करूं भगवान, साड़ी में डर लगता है कि कहीं फंस कर गिर न जाऊं। माँ जी को पजामे से नफरत है, लेकिन एक अच्छी बहू होने के नाते मैं अपना पहनावा माँ जी के लिए जरूर बदलने की कोशिश करूंगी। हाँ भगवान जी। अगले दिन राधा बिना पजामे वाली साड़ी पहनकर सास के पास खड़ी हो जाती है। हाय रे, सूरज आज कहाँ से निकला है? अरे राधा बहू ने साड़ी पहनी है, वो भी पजामे के बिना। अरे वाह वाह बहू, तू तो राजकुमारी लग रही है। अरे लेकिन एक जगह खड़ी क्यों है? वो माँ जी इसलिए कि मैं गिर सकती हूँ। अरे हाँ जी, हमने तो 4 तल्ले के मकान को एक कर रखा था, ऊपर नीचे सारा घर संभाला था, वो भी साड़ी में। अरे कैसे गिरेगी तू, मैं भी तो देखती हूँ। जा छत से कपड़े लेकर आ। ना माँ जी, मुझसे नहीं होगा, मैं गिर जाऊंगी साड़ी में फंसकर। लेकिन सास नहीं मानती और राधा को साड़ी पहनकर छत पर जाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो सारे सूखे कपड़े लेकर उतर रही होती है तो सीढ़ियों से गिर जाती है। फिर क्या? ओह, इनको काफी गहरी चोट आई है, लगता नहीं कि... नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत बोलिए। अरे सारी गलती मेरी है डॉक्टर साहब, मेरी बहू को बचा लीजिए। अरे हाँ, वो बच जाएंगी, लेकिन चोट भरने में देर लगेगी। धीरे धीरे राधा ठीक हो जाती है और एक दिन जब पहली बार वो ठीक होकर कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि सास ससुर पति सब पैजामे पहनकर खड़े होते हैं। देखा बहू, कैसा लग रहा है ये पैजामा? वैसे बहू सही में ये बड़ा कंफर्टेबल है। हाँ, अरे अब तो इसे पहनकर मैं इतने आराम से दुकान में बैठता हूँ कि कितने ही ग्राहक क्यों ना आ जाए, फटाफट काम होता है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं साड़ी पहनने की पूरी कोशिश करूंगी। अरे नहीं बहू, मुझे माफ कर दे, तूने घर के लिए मेरे लिए बहुत त्याग किया। बेटा इंसान पहनावे से नहीं बल्कि अपने कुशल व्यवहार से सबका प्यार पाता है। हमें तो अब बस पजामे वाली ही बहू चाहिए। रानी बनी सिंगर। गगनपुर नाम का एक छोटा सा शहर था। उसी शहर में संगीता नाम की एक बहुत ही गरीब लड़की अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। संगीता बहुत ही मेहनती और गुणी लड़की थी। इसके अलावा उसमें एक और खासियत थी और वो थी संगीता की आवाज। संगीता को बचपन से ही गाने का शौक था। संगीता मंदिरों में भजन कीर्तन किया करती और उसकी माँ शारदा लोगों के घरों में झाड़ू पोछे का काम करती। पर कुछ दिनों से शारदा की तबीयत बहुत खराब थी, जिसकी वजह से संगीता को लोगों के घरों में काम करने के लिए जाना पड़ता था। एक दिन संगीता की माँ शारदा कहती है, हे भगवान, न जाने हमारे कैसे दिन आ गए हैं। एक तो ये गरीबी, ऊपर से मैं बीमार पड़ी हूँ और इस वजह से मेरी प्यारी सी बिटिया को नौकरानी बनना पड़ गया है। न जाने कौन सी बीमारी लग गई है मुझे जो पीछा ही नहीं छोड़ रही। अरे माँ, तू भी ना जब से बीमार हुई है तब से न जाने क्या क्या बकती रहती है। और माँ, तू चिंता क्यों करती है? वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। और क्या हुआ, आज मैं नौकरानी हूँ तो कल क्या पता मेरी किस्मत का ताला खुल जाए और मैं नौकरानी से महारानी बन जाऊं। अरे ओ रानी महारानी, अब जल्दी से काम पर जा, नहीं तो मालकिन तुझे नौकरानी के काम से भी बाहर निकाल देंगी। अरे बाप रे। अच्छा तो माँ, मैं चलती हूँ, तू टाइम से दवाई खा लेना और अपना ध्यान रखना।
और हाँ, मुझे शाम को मंदिर भजन गाने भी जाना है, तो मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। अच्छा अच्छा, अब जा जल्दी से काम पर। संगीता काम करने के लिए मालकिन के घर जाती है कि तभी मालकिन संगीता से कहती है, अरे ओ महारानी, अब आई हो काम करने? टाइम देखा क्या हुआ है? एक तो तेरी माँ बीमार पड़ी है, अरे एक वो थी जो रोज टाइम से पहले ही काम करने आ जाया करती थी, और एक तू है जो रोज लेट आती है। मालकिन मुझे माफ कर देना, पर पक्का मैं कल से रोज टाइम पर आऊंगी। अरे क्या पक्का? कल भी तो तूने यही कहा था ना। चल अब जल्दी से काम पर लग जा, मुझे शाम को मंदिर भी जाना है, इसलिए जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाकर काम खत्म कर। फिर संगीता जल्दी जल्दी काम खत्म करके मंदिर चली जाती है और अपनी मधुर आवाज में भजन गाने लगती है। संगीता की आवाज सुनकर वहां बैठी सभी औरतों को बहुत ही आनंद और सुकून मिलता है। वहां बैठी सभी औरतें संगीता की आवाज और उसके गाए हुए भजन की बहुत तारीफ करती हैं। संगीता घर जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ पता है आज मंदिर में मेरे भजन की बहुत तारीफ हुई, और तो और सब औरतें मेरी आवाज की बहुत प्रशंसा भी कर रही थी। मेरी बेटी गायिका बनना चाहती है और देखो मैंने उसे नौकरानी बना दिया। हाय रे किस्मत। माँ तो फिर शुरू हो गई। और सिंगर बनना कोई मजाक बात थोड़ी ना है कि जिसकी आवाज अच्छी है वो सिंगर बन जाए। सिंगर बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है माँ, तू नहीं समझेगी। घर पर मालकिन अपनी बेटी रिया से कहती है, अरे रिया बेटा, आज तो मंदिर में आनंद ही आ गया। एक लड़की इतना मीठा गाती है कि क्या बताऊं। न जाने कौन लड़की है जो इतना मधुर और मीठा भजन गाती है। मैं तो ठीक से शक्ल भी नहीं देख पाई उसकी। तू मेरी बात भी सुन रही है या बस फोन में लगी हुई है? अरे हर टाइम फोन में लगे रहना अच्छा नहीं होता। मैं तो कहती हूँ कल से तू भी मेरे साथ मंदिर चलना, कुछ तो तेरा फोन से पीछा छूटेगा। फिर अगले दिन संगीता मालकिन के घर काम कर रही होती है। तभी मालकिन संगीता से कहती है, ओ महारानी, आज शाम को रिया और मुझे कुछ काम से बाहर जाना है, तो जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर। संगीता मन ही मन खुश हो जाती है और कहती है, अच्छा हुआ मालकिन को बाहर जाना है, अब मैं भी शाम को मंदिर में भजन गाने जा पाऊंगी। फिर संगीता जल्दी से काम खत्म करके मंदिर चली जाती है। कुछ देर बाद मालकिन और रिया भी मंदिर पहुंच जाते हैं। मंदिर पहुंचकर वे दोनों औरतों के बीच बैठकर भजन सुनने लगते हैं। तभी रिया खड़े होकर देखती है कि भजन गाने वाली और कोई नहीं, संगीता है। रिया अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, ये भजन गाने वाली वो संगीता है। सच में माँ, ये तो बहुत ही मीठा गाती है। ये कहकर रिया संगीता का भजन गाते हुए वीडियो बनाने लगती है। अच्छा, तो ये नौकरानी रोज मंदिर में भजन गाने आती है, और रिया तू क्या उस नौकरानी का वीडियो बना रही है? अगले दिन संगीता मालकिन के घर काम कर रही होती है कि तभी वहाँ रिया आ जाती है और संगीता से कहती है, अरे संगीता, तू तो बहुत अच्छा गाती है। कल माँ और मैं दोनों मंदिर गए थे, बस वहीं तुम्हें भजन गाते हुए सुना। सच में तेरी आवाज में तो जादू है। सच में रिया दीदी, आपको मेरा गाना पसंद आया? पता है रिया दीदी, मेरा बचपन से ही सिंगर बनने का सपना रहा है, पर कुछ हालातों ने मुझे नौकरानी बना दिया। संगीता की बात सुनकर वहाँ मालकिन आ जाती है और उसकी बात पर जोर जोर से हंसने लगती है। देखो तो जरा एक नौकरानी सिंगर बनने की बात कर रही है। अरे तू झाड़ू पोछा ही ठीक से कर ले, वही बहुत है। आई बड़ी सिंगर बनने वाली। अरे 4 भजन क्या बढ़िया गा लिए, ये तो अपने आप को सिंगर समझने लगी। माँ, ये आप क्या बोल रही हो? और नौकरानी सिंगर क्यों नहीं बन सकती? कल ही तो आप संगीता के भजन की बहुत तारीफ कर रही थी। अरे मैं तो एक बात बताना ही भूल गई। अब क्या भूल गई तू? रिया अपने फोन में एक वीडियो ऑन करती है और कहती है, ये देखो माँ, संगीता तुम भी देखो, ये तुम्हारा ही वीडियो है जो कल मैंने मंदिर में बनाया था और इसे फेसबुक पर डाल दिया। सिर्फ फेसबुक पर ही नहीं, बल्कि ये वीडियो मैंने सभी को व्हाट्सएप पर भी सेंड कर दिया, और तो और यूट्यूब पर भी ये वीडियो डाल दिया। जरा देखो, तुम्हारा ये वीडियो सभी को बहुत पसंद आया है, और यहाँ देखो कितने लाइक्स मिले हैं तुम्हारे इस वीडियो को। संगीता, तुम तो रातों रात फेमस हो गई हो। क्यों माँ, आपकी बोलती क्यों बंद हो गई? संगीता की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। वो रिया से कहती है, रिया दीदी,
ये सब आपने किया, वो भी एक नौकरानी के लिए? क्यों रे संगीता, नौकर लोग क्या इंसान नहीं होते? और अब मैं तेरा एक वीडियो और बनाऊंगी, पर इस बार तू भजन नहीं, कोई रोमांटिक गाना गाना, ठीक है? फिर रिया संगीता का गाते हुए एक और वीडियो बनाकर फेसबुक और यूट्यूब पर डाल देती है। संगीता का गाने वाला वीडियो लोगों को बहुत पसंद आता है। देखते ही देखते वीडियो फेमस हो जाता है कि तभी एक दिन रिया को एक फोन आता है। फोन सुनकर रिया बहुत खुश होती है। रिया तुरंत संगीता और माँ को आवाज लगाती है। संगीता रिया की आवाज सुनकर काम छोड़कर रिया के पास आती है। अरे संगीता, तेरी तो किस्मत चमक उठी। अरे कुछ बताएगी भी कि हुआ क्या है, या बस ऐसे ही दांत दिखाती रहेगी? अरे माँ, मुझे अभी मोहन कुमार जी, जो कि एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उनका फोन आया और उन्हें हमारी संगीता का गाने वाला वीडियो बहुत पसंद आया है। वो अपनी मूवी में संगीता से गाना गवाना चाहते हैं। अब तो संगीता भी सिंगर बन गई माँ। संगीता रिया की बात सुनकर बहुत खुश होती है और फिर कुछ दिनों बाद रिया संगीता को डायरेक्टर के पास गाना गाने के लिए ले जाती है। कुछ ही दिनों में संगीता का गाना टीवी पर, फोन पर, हर जगह आने लगता है। अब संगीता एक सिंगर बन गई थी। संगीता को सिंगर बने देख संगीता की माँ बहुत खुश होती है। संगीता मालकिन के घर मिठाई लेकर जाती है। संगीता, तुम हमारे लिए मिठाई लेकर आई हो और मैंने न जाने तुम्हें क्या क्या बोला। हो सके तो मुझे माफ कर देना। चलो अच्छा है, माँ की आंखें तो खुली कि नौकरानी भी सच्ची लगन और अपने हुनर से सिंगर बन सकती है। फिर सभी संगीता के सिंगर बनने की खुशी में मिठाई खाते हैं।